तो दोस्तों आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मंडेला मर्डर्स के एपिसोड 5 to 8 एपिसोड तक। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम 20 साल पहले एक बूढ़ी आदमी को देखते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक रूप से है और उसकी फैमिली में आगे बढ़ती आ रही है। अब यहाँ पर जो वो बूढ़ा आदमी है वो ये नहीं चाहता कि उसकी ये बीमारी उसके पोते को भी हो, इसीलिए वो वरदान मांगने चाहता है कि उसकी जो बीमारी है वो उसके पोते को ना हो। लेकिन इसकी वजह से उसकी जो तबीयत थी वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब यहाँ पर जो लेडी उसके साथ काम करती थी वो उनसे कहता है कि तुम मेरे पोते का ख्याल रखना। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो कि वेंकट के यहाँ पर रहती है। अब ये औरत वही है जिसे हमने उस बूढ़े आदमी के पास में देखा था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वेंकट वही लड़का है जो उस बूढ़े आदमी का पोता है और उस औरत ने ही उसे सहारा दिया था। वो दरअसल में कालिंदी के यहाँ पर काम करती थी और वो बोल नहीं सकती थी। लेकिन वेंकट की माँ यहाँ पर वेंकट को ये चेतावनी देने आई थी कि अब तुम्हारे लिए जो खतरा है वो आ रहा है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जो कि शांति से एक जगह पर बैठी थी और अपनी आंखें बंद की हुई थी। अब अचानक से उसे अपनी ही छवि दिखाई देती है जिसकी गर्दन पर किसी ने चाकू रखा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी थी। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिस लड़की का चेहरा निकाला गया था वो दरअसल में 6 घंटे पहले ही निकाला गया था और उसके पैर में एक रॉड भी इम्प्लांट की गई थी जिसकी सीरियल नंबर की वजह से ये पता लगाया जा सकता था कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब दूसरी तरफ हम सहानी के जाने के बाद विक्रम को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी लाइफ में वैसे ही बहुत कम लोग बचे हैं। अब तब रिया उसे सहारा देने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि गिल्ट दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ होती है। वह भी अपने पास्ट के 2 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में बताती है। दरअसल में 2 साल पहले रिया को कुछ ऐसे लोगों के बारे में मालूम चला था जो कि बहुत खतरनाक थे। उन लोगों के ऊपर शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दिए गए थे। अब तब रिया ने अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी और जाने अनजाने में जो रिया है उससे गोली चल जाती है जो कि उस लड़की को लग जाती है। अब यहाँ पर वो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आई थी लेकिन वो उसको किसी तरह से हानि पहुँचा देती है और वो उस लड़की को भी नहीं बचा पाती। इसकी वजह से उसका जो गिल्ट है वो अभी तक उसके साथ है और इसी वजह से वो फील्ड पर काम भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसे जब फिर से फील्ड पर आने का मौका मिला है तो वो इस केस को नहीं छोड़ेगी, वो इसे इन्वेस्टिगेट करके ही रहेगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं अनन्या भारद्वाज के पति जयराज भारद्वाज को, जो कि पूरी तैयारी में है कि वह जल्द से जल्द लोगों को बताएगा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर अनन्या आती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें जयराज एक अनजान औरत के साथ मौजूद था। अब ये देखकर जो जयराज है वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था और तो और उसके पैर में एक ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया गया था जिसकी वजह से वो सचमुच पैरालाइज हो गया था। अब ये देखकर जयराज को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अब जयराज के लोग भी अनन्या के साथ मिल चुके थे। अब यहाँ पे रिया को अपने बड़े ऑफिस से फ़ोन आता है जहाँ पर पता चलता है कि अगर रिया ने इस मर्डर मिस्ट्री को जल्दी से सॉल्व नहीं किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा और उसके जगह कोई और आएगा जो इस केस को हैंडल करेगा। अब जिसके बाद हमें चररदासपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे आड़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं रिया से। अब यहाँ पर रिया भी उनका जवाब दे रही थी लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर अनन्या आ जाती है और अनन्या रिया से ऐसे सवाल पूछती है जिसका जवाब रिया के पास नहीं थे। दरअसल यहाँ में अनन्या जो है वो कुछ ऐसी सीक्रेट बातें पूछ रही थी जो रिया को बताना नहीं है। लेकिन इन बातों के बीच में अनन्या और रिया के बीच एक दुश्मनी ज़रूर छिड़ गई थी, जिसके बाद विक्रम और जो जमी खान जो हैं वो मोनालिसा क्यूरियो जाते हैं जहाँ पर जमी खान देखते हैं कि यहाँ पर तो आयुर्वेद और अथर्ववेद की बहुत सारी बुक है जो कि आजकल बहुत ही कम अवेलेबल रहती है। जिसके बाद विक्रम मोनालिसा क्यूरियो के बाहर एक आदमी से पूछताछ करता है जो कि यहाँ की साफ सफाई करता है। वो आदमी बताता है कि इस क्यूरियो को दरअसल में एक गूंगी बहरी औरत चलाया करती थी और अक्सर मैंने यहाँ पर लीला यादव को भी देखा है जो कि सुजय और विजय की अम्मा है। अब तब जो विक्रम है वो तुरंत लीला यादव से मिलने पहुँच जाता है। अब लीला यादव को ऐसा लगा कि शायद वो उसे चोट पहुँचाने आया है, इसीलिए वो उसके ओर गन तान देती है। लेकिन यहाँ पर विक्रम तो उसे सिर्फ सवाल पूछने आया था जो कि पास्ट से जुड़े हुए थे। अब लीला यादव बताती हैं कि उसने भी वरदान लिया था और यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलती कि दरअसल में वरदान लेने के लिए
ये जो सिक्का है वो कहाँ से मिलता है। वो सिक्का दरअसल में कालिंदी के यहाँ से मिलता था और उनके साथ ही मैथिली भी काम किया करती थी। अब तब विक्रम ये सारी जानकारी रिया को देता है और उससे कहता है कि मैथिली का बेटा वेंकट जो है वो हमें बहुत सारी जानकारी दे सकता है, इसीलिए उससे पूछताछ करो। अब तब वो उसके घर पर जाते हैं लेकिन वेंकट कहीं नहीं था। अब उसके घर की छानबीन की जाती है और तभी जिमी खान का कॉल आता है रिया के पास। अब जो रिया है, रिया को जिमी खान बताते हैं कि उन्होंने एक और चिन्ह को डिकोड कर लिया है और अब वह विक्रम के साथ वरुणा के जंगल में जा रहे हैं। तो जिमी खान ने जो 5वां चिन्ह डिकोड किया है उसका मतलब है दासपुत्र के पैर। लेकिन फिलहाल तो विक्रम यहाँ जिमी खान और रिया को उस वरुणा जंगल में ले जाता है जहाँ पर वरदान दिए जाते हैं। अब उस गुफा में जब वो घुसते हैं वहाँ उन्हें एक मानव शरीर दिखाई पड़ता है। जब वह उसके पास मंडल के सारे चिन्हों को लगा देते हैं तो यहाँ पर कुछ संकेत बाहर निकल कर आते हैं और जिमी खान उन्हें पढ़ते हैं कि ये सारे चिन्ह तो हाल ही में मैंने डिकोड किए हैं। तो यहाँ पर हमें एक और बात मालूम चलती है कि हर एक चिन्ह का संबंध जो है वो किसी न किसी अंग से है और इन सारे अंगों को मिलाकर एक मानव शरीर को बनाया जाता है। जिसके बाद में वो लोग वेंकट के सामानों को चेक करते हैं। वहाँ विक्रम को वेंकट के सामान में एक कविता की चीन मिलती है और साथ ही यहाँ पर रिया को मालूम चलता है कि जिस लड़की का चेहरा निकाला गया था वो कोई और नहीं बल्कि कविता भारद्वाज थी। अब ये देखकर विक्रम जो था वो पूरी तरीके से शॉक था और टूट जाता है क्योंकि जो कविता है वो विक्रम की गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो कविता थी वो भी राजघराने परिवार से ही थी, इसीलिए जो उसका चेहरा है लिया गया था। अब यहाँ पर विक्रम जो है वो अपना दिमाग नहीं लगा पाया था और यहाँ पर वो बस अनन्या की प्रोटेक्शन में लगा हुआ था। अब यहाँ पे वेंकट के सामान में हमने कविता के लॉकेट को देखा था तो वो वेंकट के पास क्या कर रहा है। अब यहाँ पर कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वेंकट है उसका बचपन इसी राजघराने में बीता था और वो कविता को पसंद करता था क्योंकि एक दासपुत्र था, इसीलिए वो कविता के ज़्यादा क्लोज नहीं आ सका। और साथ ही वेंकट को भी मालूम था कि अगला नंबर उसका है क्योंकि उसे भी दासपुत्र के पैर के बारे में पता चल गया था। जब वो नकाबपोश लड़की यहाँ वेंकट के पास आई तो वेंकट उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैर लेने के लिए आई हो क्योंकि अगला नंबर जो है वो एक दासपुत्र के पैर की है। लेकिन वेंकट यहाँ पर उस लड़की को बताता है कि मेरे पास एक और इंसान भी है जो कि मतलब दासपुत्र है। अब यहाँ पर वो बिरजू के बेटे अवधेश की बात करता है। वह उसे बताता है कि तुम्हें तो दासपुत्र के पैर से मतलब है तो आप उसी का पैर ले लीजिए क्योंकि यह भी एक दासपुत्र है। अब तब वो लड़की ऐसा ही करती है, वो दासपुत्र के पैर मतलब कि बिरजू के बेटे का पैर ले जाती है। जिसके बाद हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें लद्दाख में जिमी खान को हम देख पाते हैं जो कि लगभग 25 दिन से यहाँ पर घूम रहे थे और यहाँ फिर उन्हें अपने बेटे के पास से कॉल आता है और वो अपने बेटे से बात करना चाहते थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनसे बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि 20 दिन पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका। अब ये बात जिमी खान को 20 दिन बाद पता चलती क्योंकि उनका संपर्क करने के लिए वहाँ पर कोई साधन मौजूद नहीं था। और फिर एक दिन शास्त्री जी जो हैं वो जिमी खान के पास आते हैं और वो जिमी खान के पास एक लड़की को लेकर आए थे जिसका नाम नूर है और वह जिमी खान को बताते हैं कि यह तुम्हारे लड़के की लड़की है, मतलब कि ये तुम्हारी पोती है। उनके चले जाने के बाद अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये देखकर जिमी खान को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसे फिर से फैमिली का ख्याल रखने का मौका मिल रहा था क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसका बेटा उसे छोड़कर जा चुका था। अब बहुत दिमाग लगाने के बाद जिमी खान ने एक और सिंबल को क्रैक कर लिया था और वह तुरंत ही रिया के पास कॉल करता है और वह रिया को बताते हैं कि अगला नंबर जो है वो बाल हृदय है, मतलब कि अगला नंबर जो है वह किसी बच्चे का दिल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम को जो कि कविता की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अनन्या भी आ जाती है क्योंकि वो कविता की बहन है। अब यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर रो रहे होते हैं। तभी विक्रम उससे कहता है कि कविता का इलाज दिल्ली में चल रहा था, उसके डिस्चार्ज पेपर पर तुम्हारे साइन है, तो आखिरकार तुमने इस पेपर पर साइन क्यों किया। अब यहाँ पर अनन्या बताती है कि वेंकट उसे दिन भर में न जाने कितने पेपर साइन करवाता है और बिना देखे वो साइन कर देती क्योंकि वो उस पर विश्वास करती है। तो शायद ये सब कुछ वेंकट नहीं किया होगा। अब तभी अनन्या और विक्रम को पता चलता है कि अनन्या के बेटे के मतलब कि ऋतिक का किडनैप हो चुका है। अब ये देखकर वो पूरी तरीके से हैरान थे क्योंकि अगला जो नंबर है वो बाल हृदय का था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ऋतिक नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंकट को जो कि अपने घर पर मौजूद था
अब जब से यहाँ पर किसी के आने का उसे एहसास हुआ तो वो घर में ही छिप जाता है। लेकिन यहाँ पर हम विक्रम को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ों को देखता है और उसे मालूम चलता है कि वेंकट जो है वो कविता के लिए पागल था, जिससे उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे वेंकट का ही हाथ है। दूसरी तरफ हमें रिया के द्वारा मालूम चलता है कि ऋतिक को एक एम्बुलेंस से किडनैप किया गया है, जिस वजह से सारी पुलिस फोर्स जो है वो एम्बुलेंस को ढूंढने में लग जाती है। बहुत सारे हॉस्पिटल को चेक किया जाता है लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन तभी दो कांस्टेबल को एक अनजान एम्बुलेंस नजर आती है जो कि खाली मैदान में खड़ी हुई थी और तभी रिया के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि अब वह इस केस पर काम नहीं कर रही और यहाँ पे इस केस से उसे हटाया जा रहा है। लेकिन वो इस केस से हटना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे वो कहती है, अब यहाँ पे उसी कांस्टेबल का फ़ोन आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक जो एम्बुलेंस है वो एक मैदान में खड़ी हुई है। अब यहाँ पर जानने के बाद वो उस एम्बुलेंस के पास जाते। अब जब जो कांस्टेबल है जब वो एम्बुलेंस के पास जाता है तो एक तीर उसकी आँख में लगती है जिसके कारण उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब ये देखकर यहाँ पर रिया और उसके सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उस एम्बुलेंस के आसपास पहुँच जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम वेंकट को देखते हैं जो कि एक जगह पर शराब पी रहा था और विक्रम को उस जगह के बारे में मालूम चल गया था, जिस वजह से विक्रम तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर वेंकट को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब यहाँ पर इसे मालूम चल ही गया था कि कविता को मारने के पीछे वेंकट का ही हाथ है। तब वेंकट यहाँ पर शुरुआत से सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वो एक दासपुत्र था और वह शुरुआत से ही कविता को पसंद करता था क्योंकि उनकी जो माँ है वो उनके घर पर काम किया करती थी। अब जब वह बड़ा हुआ तो वह कविता के पिता जी के साथ काम करने लगा, लेकिन था तो वो दासपुत्र ही, भले ही वो कितना अमीर हो गया हो। अब यहाँ पर वो तब भी कविता को पसंद करता था। अब जब वह एक दिन उसे प्रपोज करने के लिए चला गया तो उसने देखा कि जो कविता है वो किसी लड़के से प्यार करती है जो कि विक्रम ही था। अब वेंकट को ये चीज़ देखी नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन उसके अंदर कविता के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन था। तो वेंकट ने कविता के घर पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए और दिन रात सिर्फ वो उसे देखता ही रहता था। और फिर एक दिन वेंकट ने देखा कि विक्रम जो है वो कविता से किसी बलजीर की कंपनी के बारे में बात कर रहा था कि हम उसे एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने उसे एक्सपोज किया तो हम लोग मारे जा सकते हैं। अब तब वेंकट ने बलजीर को ये सारी बात बता दी। तब बलजीर ने विक्रम के ऊपर तो हमला किया ही, साथ ही में उन लोगों ने कविता के ऊपर भी हमला कर दिया जिस वजह से वो कोमा में चली गई। अब ये सब बात वेंकट ने नहीं सोची थी कि ऐसा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ रिया को मालूम पड़ता है कि उस एम्बुलेंस के पास एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो चुकी है और उन्हें ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस में वो हत्यारा भी है और ऋतिक भी मौजूद है। तब रिया बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह किए उस एम्बुलेंस के अंदर घुस जाती है और ऋतिक को सही सलामत बाहर निकाल लाती है। अब उसे यहाँ पर मालूम चलता है कि एम्बुलेंस के अंदर कोई हत्यारा नहीं है बल्कि कुछ ऐसे एडवांस वेपन है जो कि इशारों पर चलते हैं। तो रिया ने ऋतिक को सही सलामत जब उस एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया तो बाहर निकलते ही रिया को फिर से एक बच्ची दिखाई पड़ी जिसके हाथ में एक बॉल थी। लेकिन जब रिया ने उसे देखा तो उस बच्ची ने मुस्कुरा कर उसे देखा, जिससे रिया समझ गई थी कि उसके सर से जो गिर था वो अब उतर चुका था। ये देखकर रिया जो है बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम विक्रम वेंकट को बहुत बुरी तरीके से मारकर वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रिया अपना दिमाग लगाती कि आखिरकार वो हत्यारा ऐसे क्यों करेगा, क्योंकि अगर उसे ऋतिक चाहिए था तो वह उसे एम्बुलेंस में रखेगा ही क्यों और हम लोगों को सूचना क्यों करेगा। तो सारी चीज़ें उनके सामने हो रही हैं, वह इतने सिंपल तो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जिमी खान जो है वह बहुत सारे चिन्हों को डिकोड करने में लगे हुए थे, लेकिन अब जिमी खान खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बाल हृदय दरअसल में कोई और नहीं बल्कि उनकी पोती नूरी है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने भी एक वरदान मांगा था अपने बेटे के लिए। तब जिमी खान तुरंत ही अपनी पोती नूरी को अपने घर में ढूंढते हैं। वह मिल तो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही नकाबपोश कातिल औरत आती है जो कि यहाँ पर एक धुआं करती, जिससे जिमी खान जो है पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हैं। उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और फिर वो औरत नूरी को अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो 6 एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम 7th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रिया को फिर से एक सपना देखते हुए देख पाते हैं। अब हर बार की तरह वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जख्मी हालात में ही पाती है, लेकिन इस बार उसने एक नाम भी सुना था जिसका नाम था यस्त। अब जिसके बाद रिया जो है वो जिमी खान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। मालूम चलता है कि नूरी उस नकाबपोश औरत ने उसकी बच्ची को उठाकर ले गई है और यहाँ पर जिमी खान रिया को ये बताता है कि उस बुक में तुम्हारा नाम भी मेंशन है जिसका नाम नंदिनी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा था, जिसके बाद कहानी सीधे फ्लैशबैक में जाती है, मतलब कि 1951 में।
जहां हम नंदिनी और और आनंद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मुंबई से चरणदासपुर आते हैं। उनका स्वागत यहाँ पर एक अंग्रेज और जिमी खान के ग्रैंडफादर करते हैं। मालूम चलता है कि नंदिनी और आनंद जो हैं वो चरणदासपुर में न्यूक्लियर पावर का प्लांट डालना चाहते थे। जगह भी चरणदासपुर में सेलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को मालूम चलता है कि वरुणा जंगल में जो उन्होंने जगह सेलेक्ट की है उसी जगह के बीचों बीच एक बंकर है जो कि काले जादू वगैरह करती है, और अगर हमने इनसे पंगा लिया तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप वरुणा जंगल के आसपास वाली जगह देख लें। लेकिन आनंद जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो जिमी खान के ग्रैंडफादर के साथ तुरंत ही वरुणा जंगल के लिए निकल पड़ता है और उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग न्यूक्लियर पावर का प्लांट खोलने वाले हैं। जिमी खान के ग्रैंडफादर यहां पर आनंद को बताते हैं कि वह औरतें बहुत शक्तिशाली हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अंदर जो है वह नंदिनी को जाने दें। अब आनंद ये सारी बातें सुनता है तो वह यह भी सोचता है और वो नंदिनी को अंदर भेज देता है। नंदिनी जब अंदर जाती है तो उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है और अंदर जाकर वह रुक्मणी नाम की एक लड़की से मिलती है। रुक्मणी यहाँ पर नंदिनी को बताती है कि हम ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते और ना ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उस ऊर्जा को एक शरीर से दूसरे शरीर में यानी ऊर्जा में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। मालूम चलता है कि रुक्मणी बहुत पढ़ी लिखी है। ये सारी चीज़ें यहाँ नंदिनी नोटिस कर रही थी। अब रुक्मणी यहाँ पर नंदिनी को अपने भगवान यस्त के बारे में बता रही थी कि तभी वहां पर आनंद आ जाता है। आनंद रुक्मणी से कहता है कि यह जगह इलीगल है और सरकार ने इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सेलेक्ट किया है। अब इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि नंदिनी जो है वो एक मशीन पर काम कर रही थी, लेकिन नंदिनी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी की ही बातें चल रही थी कि क्या हम उन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, जिस वजह से नंदिनी यहाँ पर आनंद से बात करती है कि क्या हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते या फिर हम वरुणा जंगल के आसपास वाली ज़मीन को देख लें। लेकिन यहाँ पर आनंद गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसी प्रोजेक्ट की वजह से हम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आए थे। आनंद नहीं मानता है और फिर अगले दिन वो वरुणा जंगल में जाकर रुक्मणी के उस बंकर को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये उनके लिए भगवान के मंदिर के रूप में था। अब नंदिनी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे रुक्मणी मिली। रुक्मणी उससे कहती है कि अब थोड़ा संभल कर जाना क्योंकि अब चरणदासपुर का विनाश होना एकदम तय है। अब आनंद वहीं रुका हुआ था और नंदिनी जो है वो घर आ चुकी थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी की ही बातें चल रही थी। और तभी रुक्मणी जो है वो नंदिनी के घर जाती है और बताती है कि हमने जब अपने ग्रंथ को चेक किया और जब उसे दोबारा पढ़ा तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ग्रंथ में तुम्हारा नाम मेंशन है। अब वो बताती है कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विनाशकारियों के साथ वो औरत भी शामिल होगी जो विनाश में उनका साथ देगी, और इसमें उस औरत के अंदर 3 विशेषताएं बताई गई थी। जिसके बाद रुक्मणी उस औरत की 3 विशेषताएं बताने लगती है। पहली विशेषता, वो औरत जो है वो किसी ऊर्जा पर काम कर रही होगी, और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि नंदिनी जो है वह कोई मशीन बना रही थी यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कर रही थी। दूसरी विशेषता ये है कि वो प्रेग्नेंट होगी। अब ये सुनकर नंदिनी पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी क्योंकि ये बात तो उसने आनंद को भी नहीं बताई थी, तो आखिरकार इन्हें कैसे पता, जिससे कि उसे अब इस ग्रंथ पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। और आखिरी विशेषता सुनने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती क्योंकि आखिरी विशेषता ये थी कि वो औरत दरअसल विधवा हो जाएगी। लेकिन ये विशेषता सुनने के बाद यहाँ नंदिनी कहते कि यह तो झूठ है क्योंकि उसके पति अभी जिंदा है। और तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है और वो नंदिनी को बताता है कि एक बाइक एक्सीडेंट में आनंद की जान चली गई है क्योंकि उनके ऊपर एक पेड़ भी गिर चुका था। मतलब कि यहाँ पर जो तीनों विशेषताएं थी वो बिल्कुल सच थी। और फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब नंदिनी जो है वो चरणदासपुर में ही रहने लगी थी और यस्त ग्रंथ को मानने भी लगी थी क्योंकि उस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा था वो सारी चीजें सही होती हैं। और अब नंदिनी ने उस यंत्र को भी पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया था। अब जिस यंत्र से रुक्मणी और उसके लोग जो है वो अपने भगवान मतलब कि यस्त भगवान को बनाने वाले थे क्योंकि रुक्मणी और उसके लोगों ने सालों से इस समय का इंतजार किया था। अब जिसके बाद उस मशीन को स्टार्ट किया जाता है और फिर वरदान की सारी प्रक्रिया भी शुरू होती है।
जब भी कोई वरदान मांगता है तो एक मौत होती है, और जिस इंसान की मौत होती है उस इंसान के अंदर से एक अंग निकाल लिया जाता है। और इसी तरह से आठ मौतें हुई और 8 अंग निकाल लिए गए, और फिर से उन्होंने एक मानव शरीर को तैयार किया। और आज वो दिन था जब रुक्मिणी के भगवान का जन्म होने वाला था। एक तरफ तो रुक्मिणी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इन 8 मौतों के बाद गांव के लोग पूरी तरीके से बौखला चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि ये 8 मौतें दरअसल उन्हीं औरतों की वजह से हुई है। इसीलिए जिमी खान के ग्रैंडफादर अपने गांव के लोगों के साथ इसी बंकर में आने लगते हैं रुक्मिणी और उसके लोगों को खत्म करने के लिए। अब रुक्मिणी यस्त भगवान को बनाने की सारी प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी, और फिर रुक्मिणी नंदिनी को बताती है कि अब असल में होगा क्या। वो बताती है कि जब यस्त भगवान का जन्म होगा तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कि यस्त भगवान को मानते हैं, बाकी सारे लोगों की जान ली जाएगी। अब ये सुनने के बाद नंदिनी पूरी तरीके से हैरान थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रुक्मिणी ने जो कहा था वो सच करके रहेगी कि वह चरणदासपुर का सर्वनाश कर देगी। लेकिन नंदिनी ऐसा नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उसने ये मशीन जो है वह लोगों के जन्म के लिए बनाई है। नंदिनी रुक्मिणी के खिलाफ जा चुकी थी और अब वह सब कुछ तबाह करना चाहती थी। वह सब कुछ तबाह कर पाती इससे पहले ही जो रुक्मिणी जो है वो नंदिनी के गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिस वजह से नंदिनी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद ये गांव के लोग जो है वो अंदर आ जाते हैं, और यस्त भगवान का भी जन्म होने वाला था कि तभी जो नंदिनी है वो यस्त भगवान में आग लगा देती है, जो कि हमने शुरुआती सीन में देखा था, और इस जगह को पूरी तरीके से वो तबाह कर देती है, जिससे कि रुक्मिणी का सपना पूरी तरीके से टूट जाता है। अब तब वह इस मशीन और उस मणि को लेकर यहाँ से भाग जाती है। जब इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया तो यहाँ पर एक पुलिस वाला आया, क्योंकि उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने उस लड़की को गोद लिया और उसे अपने साथ ही रखा, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि दरअसल नंदिनी जो है वो रिया की नानी थी, और रिया को हमेशा ऐसा लगता था कि शायद सपने में वो खुद को देख रही थी, जबकि वो अपनी नानी को देख रही थी, जो कि उससे कुछ कहना चाहती थी। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मैथिली को देख पाते हैं, जो कि एक खुफिया बंकर में आ जाती है। वहां जाकर वो इन दोनों लड़कियों की परीक्षा लेने वाली थी, और कहती है कि यह जो परीक्षा है वह लास्ट परीक्षा होने वाली है। जिस लोहे पर तुम खड़ी हो वो अगले ही मिनट में अंगार बनने वाली है। जो भी यहाँ पर खड़ा रहेगा उसे मौका मिलेगा यस्त भगवान का योद्धा बनने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि मोक्षा को यह मौका मिल जाता है, और शुरुआत में जितने भी कत्ल किए वो सारे मोक्षा ने ही किए हैं। वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और यस्त भगवान के जन्म के लिए कुछ भी कर सकती है। तो चरणदासपुर में गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर विक्रम के जो पिता है वो विक्रम से कहते हैं कि हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से दिल्ली निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रम यहाँ नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने लगभग सब कुछ खो दिया और वो इंसाफ चाहता था। थोड़ी देर के बाद में हम यहाँ पर मोक्षा को देखते हैं, जो कि विक्रम के घर आ जाती है। वो विक्रम के गर्दन पर एक तीर लगाती है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है, और फिर वो अपने से साथ ले जाती है। विक्रम के पिता को इस बात का एहसास हो गया था कि विक्रम को कोई लेकर गया है, इसीलिए वो अनन्या और रिया को तुरंत अपने ही घर बुला लेते। अब क्योंकि रिया जो है वो यहाँ पर जो रिया है वो हेड तो नहीं है, क्योंकि अब उसे इस केस से हटा दिया गया है, इसीलिए पुलिस वालों के द्वारा उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अनन्या बताती है कि तुम्हें यहाँ की लोकल पुलिस का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब हम दोस्त हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम एक ऑटो ड्राइवर को देखते हैं, जिसकी नज़र दीवार पर लगी पोस्टर पड़ती है, जहाँ पर सभी लोग मैथिली को ढूंढ रहे थे। ऑटो ड्राइवर को याद आता है कि इस औरत को मैंने ही वरुणा जंगल में छोड़ा था, जिस वजह से वह उसकी खबर सीबीआई ऑफिसर प्रद्युत को देता है, जो कि अब हेड है। अब प्रद्युत जो है वह उस जगह पर जाकर सारी चीजें चेक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया जो कि विक्रम के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश करती है। रिया को यहाँ पर एक लोडिंग गाड़ी के बारे में पता चलता है, जो विक्रम को लेकर गई थी। अब जिस वजह से वो धीरे धीरे पीछा करके उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर विक्रम को ले जाया गया था, लेकिन वह जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी। अब रिया एक ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहां पर उसके पीछे कोई भी बैकअप नहीं था। दूसरी तरफ प्रद्युत जो है वो जिमी खान के पास जाता है और वो उसे रुक्मिणी की फ़ोटो को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर जिमी खान बताते हैं कि यह तो रुक्मिणी भारद्वाज। अब यह सुनने के
के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि रुक्मणी भारद्वाज दरअसल में अनन्या भारद्वाज की दादी होती हैं। तो रुक्मणी भारद्वाज के जाने के बाद अब सब कुछ अनन्या भारद्वाज ही संभाल रही थी और इन सारे अंगों को जोड़कर उसने ही एक मानव शरीर को तैयार करने का फैसला किया था। अब इन सारे मर्डर्स के पीछे अनन्या भारद्वाज ही थी, क्योंकि रुक्मणी के बाद अब अनन्या भारद्वाज सारी चीजें संभाल रही थी और अब वही यस्त भगवान को फिर से जन्म देना चाहती थी। तो मंडल के आखिरी चिन्ह को अगर डिकोड किया जाए तो पता चलता है कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है अलौकिक पुत्र, मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने मौत को धोखा दिया है। और ये दरअसल में विक्रम ही था, क्योंकि उसे गोली लगी थी लेकिन इसके बावजूद भी वो बच गया था। तो विक्रम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि उसे मालूम चला है कि कविता को भी दरअसल अनन्या ने ही मारा है। कि लेकिन अनन्या बोलती है कि उसने मारा नहीं है, बल्कि वो एक बलिदान है। साथ ही अनन्या कहती है कि तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो उसका जवाब भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दरअसल में अनन्या के पास विक्रम की माँ थी, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और तो और वो विक्रम को पहचान भी नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर विक्रम उससे कहता है कि वो उनका बेटा सोनू है। अब यहाँ पर वो विक्रम की बात समझ नहीं पा रही थी और वो बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसका बेटा बच जाएगा। अब यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम की माँ जो है वो वरदान के लिए यहाँ पर आई थी और उन्होंने पवन के लिए वरदान मांगा था, अपना अंगूठा भी कटवाया था कि उसका जो बेटा है वो फिर से बच जाए, यानी जीवित हो जाए। लेकिन जब उन्होंने वरदान मांगा था तो उससे पहले ही पवन मर चुका था, जिस वजह से यहाँ पर विक्रम की माँ का जो वरदान है वो अधूरा रह चुका था और वो उस गुफा के अंदर आ चुकी थी। तो अब वह उसे मारने वाले थे, लेकिन रुक्मणी ने उन्हें रोक लिया था, क्योंकि जब किसी का वरदान पूरा नहीं होता तो उसे मारा नहीं जाता बल्कि अपने साथ ही रख लिया जाता है। विक्रम 20 साल से अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन इस हालात में अपनी माँ को देखने के बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और तभी विक्रम को बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसी के खून से यस्त भगवान का शरीर तैयार होगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, यस्त भगवान के सारे अंग सही सलामत थे और अब सिर्फ ज़रूरत थी विक्रम के खून की, जो कि यस्त भगवान को दिया जा रहा था। मणि भी यस्त भगवान की छाती पर लगा दी गई थी। अनन्या को ऐसा लग रहा था कि जो उसका सपना उसके पूर्वज ने देखा था शायद अब वो उसे पूरा कर देगी। लेकिन तभी यहाँ पर हम रिया को देख पाते हैं, जो कि टनल के रास्ते से यहाँ पर आ चुकी थी और उसकी लड़ाई अब मोक्षा से होती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस बार रिया कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि वो मोक्षा को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यस्त भगवान का जन्म होने ही वाला था कि तभी वह मशीन बीच में रुक जाती है और हमें मालूम चलता है कि किसी का वरदान पूरा हो रहा है और ये वरदान दरअसल में किसी और का नहीं बल्कि विक्रम की माँ का वरदान पूरा हो रहा था, क्योंकि वो एक ही रट लटकाए बैठी थी कि उसका बेटा बच जाएगा। तो 20 साल पहले जो उसने वरदान मांगा था वो आज पूरा होता है, जिस वजह से अब यहाँ पर विक्रम के अंदर जान आ जाती है और यस्त भगवान का जन्म नहीं हो पाता। अब ये देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्रम को मारने लगती है, लेकिन तभी सही समय पर रिया आ जाती है और रिया आकर उस चाकू को उसी तरह उसकी गर्दन में घुसा देती है जिस तरह से अनन्या की दादी रुक्मणी ने रिया की नानी नंदिनी की गर्दन में घुसाया था। तो सिर्फ एक वरदान के पूरे ना होने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि यस्त भगवान का जन्म नहीं हो पाता और यहाँ पर जो सभी लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ तक कि मोक्षा को भी। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इन सभी मर्डर्स के बाद कितने लोगों की जिंदगी बदली। अब यहाँ पे जो जिमी खान थे, जो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए थे, लेकिन यहाँ पर उनके सिर्फ पोती बची थी, लेकिन यहाँ पर वो भी मारी जाती है। विक्रम 20 साल से अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन जब वह मिली तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन विक्रम अपनी माँ को पाके खुश था। अब यहाँ पर रिया जो थी, जो कि गिल्ट से गुजर रही थी इस मिस्ट्री मर्डर को सॉल्व करने में, उसका जो गिल्ट था वो भी अब खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जिसने मोक्षा को आज़ाद कर लिया था और एक तरफ हम उस जो यंत्र होता है उसको भी चलते हुए देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि और भी लोगों की जाने जाएंगी, लोग वरदान मांगेंगे और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। और इसी के साथ ये जो वेब सीरीज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।